हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी मसाला। इस वीडियो में हम सीजीएल 2022 जो कि 2023 में कंडक्ट हुआ था, इसके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम दिसंबर 2022 में 40 शिफ्ट्स में कंडक्ट हुआ था और केमिस्ट्री के 68 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक वाइज वेटेज देखेंगे। केमिकल और कॉमन नेम्स और केमिकल फॉर्मूले, इससे 19 क्वेश्चन पूछे गए थे। केमिकल रिएक्शन से 4 क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल से हमेशा क्वेश्चन आता है, इस बार 15 क्वेश्चन थे। लॉ, रूल और थ्योरी से 3 क्वेश्चन, पीएच वैल्यू के 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के, 6 क्वेश्चन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के, 1 क्वेश्चन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, 4 क्वेश्चन कॉमन फैक्ट्स के और बाकी 11 क्वेश्चन मिसलेनियस के थे। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बेकिंग सोडा इज डैश। तो बेकिंग सोडा का यहाँ पे केमिकल नेम पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, देखिए बेकिंग सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, देखो जहां पर भी आपको हाइड्रोजन कार्बोनेट दिखे तो समझ जाओ कि हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं या फिर बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, वे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ होता है? बेकिंग प्रोडक्ट्स में। ठीक है, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, इसका कॉमन नेम क्या होता है? कॉस्टिक सोडा। और इसका इस्तेमाल क्या होता है? सोप यानी साबुन और डिटर्जेंट बनाने में। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा, ये भी याद रखना बेकिंग सोडा का। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ विनेगर? तो सिरके का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, अब ये जो CH3COOH है, ठीक है, इसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ये कॉमन नेम है और इसका केमिकल नेम क्या है? इथेनोइक एसिड। ठीक है, अब देखो विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, इथेनोइक एसिड इसमें मतलब लगभग 4% 5% ऐसे कुछ होता है, और बाकी मतलब पानी रहता है, कुछ भी रहता है, मतलब डाइल्यूट फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो उसमें ये एसिड प्रेजेंट होता है। इनको क्वेश्चन ये नहीं पूछना चाहिए कि विनेगर का फॉर्मूला क्या है, मतलब ठीक है पूछ लिया, कोई बात नहीं। देखो HCOOH, इसका केमिकल नेम है मिथेनोइक एसिड, कॉमन नेम है इसका फॉर्मिक एसिड, और ये एंड्स की स्टिंग में पाया जाता है। ठीक है, एंड्स जो डंक मारती हैं, काटती हैं, उनके स्टिंग में पाया जाता है। और साथ में जो हड्डियां होती हैं, हड्डियां, मधुमक्खियां, नेटल कह सकते हैं, नेटल स्टिंग, नेटल स्टिंग में भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना नेटल मतलब जैसे पीली हड्डी होती है और भी कई तरह की हड्डियां होती हैं। उसके बाद है COOH2, इसका कॉमन नेम है ऑक्सैलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से, इसलिए इसको हाईलाइट नहीं किया। बाकी क्वेश्चन पूछते हैं टोमेटो में, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो याद रखना ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस? ये आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2CaSO4.H2O। तो देखो एक बात और याद रखना, इसका एक फॉर्मूला और होता है, कई जगह आपको बुक में इसका फॉर्मूला दिखेगा, CaSO4.12H2। तो दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखो किया कुछ नहीं है, बस इसको अगर हम 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, डॉट मतलब हम, ठीक है, डॉट मतलब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई है और जब 2 का यहाँ H2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 2 से 2 कट गया। ठीक है, 2 से 2 जब कट गया तो क्या बचा? 2CaSO4.H2O। ठीक है, बाकी देखो जिप्सम का नाम आपने सुना होगा। ठीक, जिप्सम, जिप्सम कैसे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को, मतलब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम पानी मिला देते हैं, उसके बाद जब वो सूख जाता है तो वो एक हार्ड सब्सटेंस बन जाता है, तो वो क्या बन जाता है? जिप्सम। ठीक है, देखिए जिप्सम का आपको क्या पता होना चाहिए? केमिकल फॉर्मूला। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2। ठीक है, तो ये भी याद रखना। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सॉल्ट पीटर? तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट, देखो पोटेशियम मैंगनेट, मैंगनाइट लिखा है ना, मैंगनाइट कुछ नहीं होता है, मैंगनेट ही होता है। ठीक है, तो मैंगनेट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट याद रखना, इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। उसके बाद केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम
हाइड्रोक्साइड। अमोनिया का फॉर्मूला आपको पता होगा, NH3 होता है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड में OH लगेगा, है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, NH4OH। ठीक है, जो फॉलोइंग इज नोन एज अमोनिया। अच्छा, ये तो मैंने बता ही दिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होगा, NH3। ठीक है, उसके बाद ये जो PH3 है, ये क्या है, ये फॉस्फीन है। ठीक है, फॉस्फीन का फॉर्मूला है, IUPAC नेम इसका फॉस्फेन है, तो फॉस्फेन बोलो या फॉस्फीन बोलो। केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। ठीक है, उसके बाद ये जो CaO है, CaO इसका फॉर्मूला है क्विक लाइम का। क्विक लाइम को हिंदी में बोलते हैं अनबुझा चूना। ठीक है, और इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, केमिकल नेम है इसका। उसके बाद ये जो CaCO3 है, इस क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो चौक वगैरह है, चौक हो गया, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, और मार्बल हो गया, ये चीजें, ये तीनों चीजें कैल्शियम कार्बोनेट ही है। ठीक है, ठीक है, इसका एलोट्रॉप कह सकते हैं या इस फॉर्म में मिलते हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछते हैं ये तीनों चीजें का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। और ये भी याद रखना, CaCO3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटैश अलम, पोटाश अलम, तो ये याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा K2SO4 Al2SO4 thrice dot 24H2O। ठीक है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज डैश, तो जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये तो मैंने बता दिया ना, क्या हो जाएगा, CaSO4.2H2O। जिप्सम कैसे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, और उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, POP का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2CaSO4.H2O। ठीक है, तो ये भी याद रखना। देखो, केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, सेम एग्जाम में दो क्वेश्चन, मतलब सेम क्वेश्चन दो बार पूछा गया, कभी कभार ऐसा होता है। तो आंसर क्या होगा, CaSO4.2H2O। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3.10H2O। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिंपल से आंसर हो जाएगा MgO। ठीक, केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोरैक्स, इसका आंसर क्या होगा, Na2B4O7.10H2O। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज क्विक लाइम, गलती से आंसर यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। ठीक है, मतलब CaO क्विक लाइम बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी कि अनबुझा चूना। अब देखो, लाइमस्टोन, चौक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डैश, तो ये मैंने आपको बताया ना, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इन तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaCO3। आइडेंटिफाई द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म से जो लोग बेहोश हो जाते हैं, मूवीज सीरियल में हम देखते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या है, CHCl3। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोडा लाइम, तो सोडा लाइम क्या है, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaO यानी क्विक लाइम और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स कर दें तो सोडा लाइम बन जाता है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा, CaO। ठीक है, कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2 इज डैश, क्या आंसर हो जाएगा इसका, ब्लीचिंग पाउडर। ये क्वेश्चन पूछा था ना अभी ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। अब देखो, केमिकल रिएक्शन देखते हैं। When a sodium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to dash, उसका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम है, अगर ये बर्न होगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न होगा ना। ठीक है, तो MgO बन जाएगा ये। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CaCO3
प्लस H2O प्लस CO2, तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि CaHCO3। ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो देखो कोल क्या होता है, कार्बन होता है ना, तो कार्बन जब बर्न होगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये CO2। अब दो चीजें कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रही हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा। सारे टाइप के रिएक्शन एक बार हम देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, C+O2 CO2 बन गया, या फिर पानी जब फॉर्म होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2 बन जाता है। ठीक है। उसके बाद है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब कोई भी एक रिएक्टेंट, कोई भी सब्सटेंस हो चाहे कंपाउंड हो कुछ भी हो, वो जब ब्रेक दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और सिंपलर प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाता है तो उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और एग्जांपल जैसे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हीट करते हैं, ठीक है, ट्राइंगल यहाँ पे आना चाहिए था एरो के ऊपर, तो जब इसको हीट करते हैं तो ये CaO यानी क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। उसके बाद देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जब एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कंपाउंड में से, मतलब किसी कंपाउंड में से जब कोई भी एक एलिमेंट है ज्यादा, जो ज्यादा रिएक्टिव है, वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल देखो इसको, जैसे CuSO4 है, तो इसमें जो ये कॉपर है, Cu कॉपर है, ये कम रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन क्या बोलता है कि मैं, आयरन बोलता है कि मैं ज्यादा रिएक्टिव हूँ, तो यहाँ पे मैं लगूंगा। ठीक है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देता है और आयरन यहाँ पे खुद लग जाता है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिमिलरली यहाँ पे जो जिंक होता है वो भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिंक भी कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन दी रिएक्टेंट्स। देखो जैसे कि HCl और NaOH है, ठीक है, तो ये देखो ये आयंस ही है ना, मतलब H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव वाले से मिल जाता है और इसका पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव वाले से, तो क्या हो गया NaCl प्लस H2O। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देख लो Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव से और इसका पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव से, तो AgCl प्लस NaNO3, तो आयंस एक्सचेंज हो जा रहे हैं, तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इनमें से कौन सा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो अभी आपने देखा ये रिएक्शन में जिंक आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, गोल्ड तो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। तो देखो ये मैंने आपकी रिएक्टिविटी सीरीज जो है मेटल्स की, ठीक है, इसको आप जरूर नहीं एकदम रट्टा मार लें, लेकिन मतलब ध्यान में रहे कि जो गोल्ड है वो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, फिर सिल्वर, मरकरी, कॉपर जो है, ठीक है, कॉपर याद रखना, जो लेड होता है, लेड कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आयरन भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जिंक भी, और ये जो सोडियम है, सोडियम सेकंड नंबर पे आता है, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, और मैग्नीशियम जो है आयरन वगैरह से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब ये मतलब एक बार में अचानक से नहीं याद होगा, मतलब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अगला देखो क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का। तो देखो सोडियम क्या है, सोडियम तो एक अल्कली मेटल है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में आता है, तो फर्स्ट का ए हो जाएगा, तो यानी चौथा ऑप्शन नहीं होगा। कॉपर की बात करें तो कॉपर ट्रांजिशन मेटल होता है क्योंकि बीच में आता है, तो सेकंड का सी होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। उसके बाद हीलियम, हीलियम जीरो ग्रुप एलिमेंट। देखो जो ग्रुप 18 है, ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं यानी जो नोबल गैसेस हैं उनको जीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो हीलियम का डी, ठीक है, 4 का डी, तो ये तीनों आंसर हो गया। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अल्कली मेटल्स किसको बोलते हैं, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है सारे हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, बाकी जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उनको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं या फिर अल्कली एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अल्कली मेटल्स भी कहते हैं।
या फिर अल्कली एलिमेंट्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उसको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। फिर आता है ट्रांजिशन मेटल्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं सब क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद जीरो ग्रुप एलिमेंट्स आता है। जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं उसी को जीरो ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 18 में क्या है, सारी नोबल गैसेस हैं। जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं बना था उसके पहले जब ये नोबल गैसेस मतलब डिस्कवर हुई थी तो उनको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स का नाम दे दिया गया था, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल के 15 क्वेश्चन हम देखते हैं। इन विच ईयर डिड ए बी डी एंड कोर्टिस ऑर्गेनाइज द एलिमेंट्स बाय एटॉमिक वेट by grabbing the element around a cylinder with a circumference of 16 units corresponding to the weight of oxygen। तो ये एक बकवास क्वेश्चन, इसको याद करने उनने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ना तो इसको याद करने की जरूरत है, ना ही इस जैसे और कोई क्वेश्चन मतलब और भी कुछ थ्योरी याद करने की जरूरत है। हालांकि इसका आंसर ये फर्स्ट वाला हो जाएगा 1862, ठीक है। द मास नंबर ऑफ टाइटेनियम इज, मैंने आपको बताया था पहले भी कि कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद होने चाहिए। तो टाइटेनियम का क्या हो जाएगा, 47.78, ठीक है। अब देखो, जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनको कम से कम 30 तक बोलते हैं कि 30 तक एटॉमिक नंबर तो याद ही कर लो, बाकी एटॉमिक मास बोलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद कर लो। तो देखो मैंने यहाँ पे 20 तक ये हो गया। तो ये एटॉमिक नंबर है, सब एटॉमिक नंबर हैं, ये एटॉमिक मास हैं, ये केमिकल सिंबल्स हैं और ये एलिमेंट्स के नाम, ठीक है। उसके बाद देखो 37 तक तो लगातार है, ठीक है। 37 तक लगातार है। अब सबके एटॉमिक मास आपको नहीं याद करने, एटॉमिक मास नहीं याद करने, एटॉमिक मास आप देख लेना जो जो इंपॉर्टेंट लगे वो याद कर लेना, और बाकी उसके बाद जो मुझे और इंपॉर्टेंट लगे उनका इनका एटॉमिक नंबर आप याद कर लेना, ठीक है। In 1887, the Royal Society London gave the Davy Medal for the discovery of the periodic law of chemical elements to dash। इसका आंसर है फोर्थ वाला, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, ठीक है। द मास नंबर ऑफ पोटेशियम इज, पोटेशियम का मास नंबर क्या होता है, 39, ठीक है। द एटॉमिक नंबर ऑफ लेड इज, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 82। अब देखो ये वाला मैंने लिस्ट किया हुआ है, ठीक है। Which element of group 13 is a soft metal with a low melting point and is widely used in doping semiconductors and producing solid state devices such as transistors। तो देखो सेमीकंडक्टर्स का मैंने आपको बताया ना, इसमें गैलियम का यूज काफी होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैलियम, ठीक है। विच लॉ वॉज बेस्ड ऑन नोट्स ऑफ द म्यूजिक, ठीक है। नोट्स ऑफ द म्यूजिक क्या होते हैं, जैसे कि वो है ना सारे गामा पाधानी सा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। ऑक्टेव्स क्या है, वही है, ठीक है, सारे गामा पाधानी सा, तो 8 सुर है ना, उसी के बेस पे इन्होंने बनाया था, ठीक है। इन विच ग्रुप are the non-metal elements placed in a vertical column on the right side of the periodic table। सिंपल सी बात है, नॉन मेटल्स राइट साइड में है और राइट साइड में क्या है, ग्रुप 17 है, ठीक है। बाकी ग्रुप 1 2 और 3 ये सब तो मेटल्स है ना। Which of the following are the members of 15 naturally occurring metallic chemical elements whose atomic numbers are between 57 and 71। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैंथेनाइड्स, ठीक है। तो इन सबको डिटेल में देख लेते हैं। देखो लैंथेनाइड्स या लैंथोनॉइड्स, ठीक है, इसको कहीं कहीं पे ओ होता है, ओ आई होता है, तो लैंथेनाइड्स या लैंथोनॉइड्स ये क्या होती है, 15 रेयर मेटल्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर 57 से 71 के बीच में है। अभी जो 57 वाला है वो तो ऊपर रहता है, तो नॉर्मली टेबल है, आप जब देखेंगे पीरियोडिक टेबल तो 57 वाला तो ऊपर मिलेगा, लेकिन 58 से लेके 71 तक ये जो एलिमेंट है ये आपको बाकियों के साथ नहीं, नीचे अलग से मिलेंगे, ठीक है। नीचे अलग से आपको 2 बॉक्स मिलेंगे, ठीक है। पहले में लैंथेनाइड्स होते हैं, ठीक है, और दूसरे में क्या होते हैं, दूसरे में एक्टिनाइड्स होते हैं,
ठीक है, ये 90 से लेके 103 तक यहाँ रहता है, और ये जो 89 वाला है ये ऊपर नॉर्मली ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो हेलोजेंस क्या होते हैं, 6 नॉन मेटल्स ऑफ ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हेलोजन कहते हैं, ठीक है, जो कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन और टेनिसाइन, ठीक है। एक्टिनाइड्स मैंने बता ही दिया, 15 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 89 टू 103, इनको बोलते हैं एक्टिनाइड्स या एक्टिनॉइड्स। 1955, which synthetic element is provisionally named Mendelevium in honor of Dmitry Mendeleev, who created one of the first periodic tables? भाई मेंडलीव के नाम पे कौन सा एलिमेंट बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा एलिमेंट 101, यानी जिसका एटॉमिक नंबर 101 है उसको, उसका नाम है मेंडलीवियम, ठीक है, मेंडलीव के नाम पे रखा गया है। तो देखो एक और एलिमेंट है जो आइंस्टाइन के नाम पे रखा गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आइंस्टाइन के नाम पे कौन सा एलिमेंट रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा एलिमेंट 99, ठीक है, नाम क्या है आइंस्टीनियम, ठीक है। तो बस ये याद रख लेना। हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन एम शेल हैव, इसका सिंपल से आंसर हो जाएगा 18, ठीक है। देखो होता कैसे है, जैसे के एल एम एन, ठीक है, ये पहला शेल होता है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब या तो आप याद कर लो, ठीक है, 2 8 18 32, या फिर आप फॉर्मूला एक याद कर लो 2n², ठीक है, 2n²। n की वैल्यू क्या होगी, n का मतलब क्या है नंबर ऑफ शेल, तो अगर k का पूछता है तो n की जगह 1 पुट कर दो, 2 पूछता है तो 2, मतलब l पूछता है तो 2, अगर m वाला पूछता है तो 3, n का पूछता है तो 4, तो m का पूछा था तो 3 पुट करेंगे, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, ठीक है, तो 18 आंसर हो जाएगा। According to Mendeleev's periodic table, what was the atomic mass of Ica aluminium which was later replaced by gallium, ठीक है, यानी कि बाद में गैलियम ने रिप्लेस किया था ना। इसका मतलब सिंपली क्या पूछ रहा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में गैलियम का एटॉमिक मास क्या है, तो गैलियम का एटॉमिक मास ही पूछ रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 68, ठीक है। Who conducted X-ray spectroscopic study of a large number of elements and showed that the frequency of X-ray emitted by an element is related to the atomic number rather than the atomic mass? तो देखो एटॉमिक नंबर की बात किसने की थी, बाकी सब जो पहले थे वो लोग एटॉमिक मास की बात कर रहे थे कि मतलब जो एलिमेंट्स हैं उनको एटॉमिक मास के बेस पे हम कैटेगराइज करेंगे। लेकिन जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने लाया, हेनरी मोजले ने, ठीक है, मोस्ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लाया, यही आए थे जो बोले कि एटॉमिक नंबर के बेस पे होता है, ठीक है। Who discovered the 3 chemical elements cerium, thorium and selenium and devised the modern method by which 1 or 2 letters are used to symbolize elements? थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, बट इसका आंसर क्या होगा जैकोब बर्जीलियस, ठीक है। ब्लॉ रूल थ्योरी देख लेते हैं। In organic chemistry, which of the following is an empirical formula used to predict the regioselectivity of electrophilic addition reactions of alkanes and alkynes? इसका आंसर हो जाएगा मार्कोनिकोव्स रूल। फिर which law that was proposed in 1811 predicted that the same volume of gases at the same temperature and pressure would have the same number of molecules? देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात किसने की थी, ठीक है, अवोगैद्रो ने की थी ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा अवोगैद्रोस लॉ, ठीक है। अवोगैद्रो का नंबर भी है, ठीक है, क्या है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, क्या है अवोगैद्रोस नंबर। उसके बाद अब बाकी चीजें भी देख लेते हैं, बाकी लॉज जो है। डाल्टन्स लॉ की बात करें तो क्या है, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर बाय इंडिविजुअल गैसेस इन द मिक्सचर। मतलब अगर बहुत सारी गैसेस हैं मिक्स हैं एक में, तो उनका जो टोटल प्रेशर होगा, तो मान लो अगर ये गैस अलग अलग होती, ठीक है, तो वो जितना प्रेशर लगाती, तो उन गैसेस के प्रेशर को हम ऐड कर दें, ठीक है, तो वो टोटल प्रेशर बन जाएगा। हालांकि जो रियल गैसेस हैं, नॉर्मल गैसेस हैं, उन पे लागू सही से नहीं होता है, ये आइडियल गैसेस पे लागू होता है, ठीक है। डाल्टन्स लॉ आइडियल गैसेस पे, यानी कि
जैसे कि नोबल गैसेस हैं, ठीक है, नोबल गैसेस पे सही से लागू होता है, ठीक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रियल गैसेस हैं वो आपस में रिएक्ट कर जाती है ना, नोबल गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है, तो ये उस पे लागू हो जाता है। फिर आता है गे लुजैक्स लॉ। द प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर व्हेन द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इन्होंने बोला कि प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। उसके बाद चार्ल्स लॉ ने क्या बोला कि द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ये बोले कि प्रेशर क्या कहते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रखो तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, और ये बोले कि प्रेशर ही कांस्टेंट कर दो तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, ठीक है। फिर अवोगाद्रोस लॉ क्या है? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब दो अलग अलग गैसेस भी हैं, तो अगर उनको सेम टेम्परेचर और प्रेशर में रखा जाए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम होंगे। अब देखो, which theory discusses the relationship between ligand bonding and degradation of d orbitals in metal complexes and the geometry of metal complexes and the splitting of d orbitals? तो इसका आंसर होगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखिए, अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं है तो इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, और अगर आप साइंस के अच्छे स्टूडेंट रहे, आपको ये सब चीज़ें याद हैं, तो आप 11th-12th का थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। अगर बहुत अच्छे नहीं थे तो भी छोड़ दीजिए, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स समझ के छोड़ दीजिए। अब पीएच वैल्यू के क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज a pH वैल्यू अबाउट 14, ठीक है। जो पीएच का स्केल होता है उसमें 14 मैक्सिमम होता है, ठीक है, तो लगभग लगभग 14 यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा है वो? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ठीक। आपको याद क्या क्या होना चाहिए? देखो, जो प्योर वाटर और ब्लड होता है उसका कितना होता है? 7.4। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने देख लिया, अप्रोक्सीमेटली 14 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है। लेमन जूस का 2.2 होता है। गैस्ट्रिक जूस का 1.2। एसिड रेन जो होता है, पूछता है कि एसिड रेन का पीएच कितना होता है, ठीक है। तो अगर पीएच 5.6 से कम है, लेस देन 5.6, तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज डैश। तो सिंपल सी बात है, जो स्केल होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है, तो बीच में क्या आता है? 7 आता है ना, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या होता है? इधर बेसिक होता है और इस तरफ एसिडिक होता है, ठीक है। पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज डैश। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है? 10 होता है। हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के देखते हैं क्वेश्चन। एसिड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू डैश, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, ठीक है। देखो, इसको याद करने का तरीका क्या है कि एसिड खतरनाक होता है ना, ठीक है, एसिड डेंजरस होता है, तो डेंजर का सिग्नल क्या होता है? रेड होता है। रेड भी डेंजर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एसिड क्या करता है? कलर को रेड बनाने की कोशिश करता है। तो अगर ब्लू लिटमस है तो उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा, और अगर रेड लिटमस पे आप एसिड डालोगे तो क्या होगा? तो कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एसिड बोलेगा रेड तो पहले से ही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर? तो लिटमस तो है ही, ठीक है, लिटमस पेपर भी यूज होता है, लिटमस सॉल्यूशन भी यूज होता है। फिर टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक भी होता है, क्यों? अगर कपड़े में हल्दी का दाग लग गया है टर्मरिक का, तो अगर आप उसको साबुन से रगड़ेंगे तो वो रेडिश कलर का हो जाता है, ठीक है, लाल लाल हो जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि ये बेस है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के 6 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सफिक्स फॉर OH ग्रुप अकॉर्डिंग टू IUPAC? तो OH कहाँ पे लगता है? अल्कोहल के लिए, और इसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं हम? ओल, ठीक है, जैसे इथनॉल, ठीक है, मिथनॉल, ओके। तो अभी यहाँ पे देख लो, अल्कोहल के लिए सफिक्स, सफिक्स बोल रहा हूँ, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH होता है, ठीक है, और इसका जो सफिक्स यूज होता है ओल यूज होता है। उसके बाद अल्डिहाइड की बात करें तो CHO हो गया, और इसका सफिक्स क्या लगता है? अल, जैसे कि ब्यूटेनल, ठीक है। उसके बाद कीटोन की बात करें तो यहाँ पे 2 बॉन्ड और लगते हैं, ठीक है, 4 बॉन्ड होता है ना, तो C डबल बॉन्ड O, तो इसके लिए ओन। उसके बाद
कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH, और इसके लिए सफिक्स क्या है, ओइक एसिड। नेम एन अल्किल बेंजीन वाइडली यूज्ड एज केमिकल इंटरमीडिएट इन द प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल। तो इसका आंसर है क्यूमीन। बकमिंस्टर फुलरेन is a nanoparticle characterized by spherical geometry and a hollow interior which contains how many carbon atoms। तो ये क्लास 10th की बुक में है, ठीक है, क्लास 10th की बुक में है केमिस्ट्री में, इसका आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, अब देखो, which organic compound has the structure of RCOOH with R referring to the alkyl, alkenyl, aryl or other group। तो देखो मैंने बताया था ना, COH कहाँ पे लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद देखो ये ईस्टर जो है, ईस्टर क्या होता है, RCOOR। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन होते हैं कि कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल CCC, एक डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। ऑप्शन देखते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन एटम्स, तो सिंगल बॉन्ड तो नहीं होता है, गलत हो गया। सिंगल बॉन्ड जहां पे होता है मतलब सारे अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन देयर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। Which of the following is an organic compound with the formula CH3OC C6H5। देखो C6H6 क्या होता है, ये बेंजीन होता है, ठीक, बेंजीन होता है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकाल के कुछ ना कुछ लग जाता है, तो कई तरह के कंपाउंड बन जाते हैं ऑर्गेनिक। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एनिसोल। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन है ये। हाउ मेनी अनायंस सराउंड अ सोडियम आयन इन ए क्रिस्टल लैटिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। अनायंस क्या होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है। तो NaCl, NaCl में ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, तो एक सोडियम को मतलब 3D में कितने ये क्लोरीन के आयंस जो हैं, नेगेटिव आयंस सराउंड करते हैं इसको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, एक सोडियम आयन को 6 क्लोरीन वाले सराउंड करते हैं। अब 4 कॉमन फैक्ट्स क्वेश्चन देखेंगे। डैश गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद है, क्या होता है, CaOCl2। ठीक है, याद रखना। Which low calorie sweetener has the chemical formula of C14H18N2O5 that is 200 times sweeter than sugar। इसका आंसर हो जाएगा एस्पार्टेम। ठीक है, लूसेंट में अगर आप देखोगे तो लूसेंट में लिखा है कि 100 टाइम्स, ठीक है, यहाँ पे 200 टाइम क्वेश्चन में दिया है, लूसेंट में 100 टाइम्स दिया है। ठीक है, उसके बाद सैकरिन जो है ये भी बहुत मीठा होता है, ठीक है, नॉर्मल शुगर से ये लगभग 550 टाइम्स ज़्यादा मीठा होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो देखो ऑप्शन को जब देखोगे, जिप्सम कोई फूड प्रिजर्वेटिव थोड़ी ना है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल मतलब कि मिथनॉल। मिथनॉल, मिथनॉल क्या होती है, जहरीली शराब, ठीक है, इसको पी के लोग मर जाते हैं। असली शराब क्या होती है, इथनॉल होती है। ठीक है, तो मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव तो है नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बाकी फॉर्मिक एसिड ये भी नहीं होता है, पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी भी फूड प्रिजर्वेटिव्स देख लो कौन कौन से होते हैं। एक होता है सॉल्ट, शुगर भी होता है। अभी ये क्या कहते हैं, सिलेक्शन पोस्ट का भी जो एग्जाम हुआ था, अभी आंसर की नहीं आया, उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें शुगर भी ऑप्शन में था। ठीक है, मतलब लगभग 2-3 ऑप्शन में शुगर भी था। उसके बाद देख लो वेजिटेबल ऑयल्स। देखो जो अचार वगैरह हम लोग बनाते हैं, अचार में ऑयल यूज करते हैं ना,
ऑयल डालते हैं ताकि अचार खराब ना हो, स्पाइसेस का इस्तेमाल भी करते हैं, विनेगर सिरके का इस्तेमाल करते हैं, जो सिरका बनाते हैं घर में खाने के लिए तो विनेगर का यूज होता है। उसके बाद सोडियम नाइट्राइट और सोडियम बेंजोएट, ये दो याद कर लेना, ये भी फूड प्रिजर्वेटिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फोटोग्राफी? तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। तो आंसर, इसका आंसर जो है इसका क्या है, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी नहीं होगा। तो आंसर याद रखना सोडियम थायोसल्फेट। अब मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं। The Nobel Prize in Chemistry 1951 was awarded jointly to Edwin Mattison, MC Millen, and Dash for the discoveries in the chemistry of transuranium elements. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लेन टी सीबॉर्ग। अब इसको नहीं भी याद करोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स है। What is the correct statement related to Avogadro? Avogadro discovered electrons, तो ये गलत हो गया ना। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने, ठीक है, जे थॉमसन। Avogadro made a distinction between electrons and neutrons, ये भी गलत हो गया। Avogadro discovered a difference between animal and plant cell, ये भी गलत हो गया। Avogadro made a distinction between atoms and molecules, तो भले आपको पता हो ना पता हो, ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तो इन्होंने मतलब बताया ही था, तो मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होगा, ठीक है, तो यही टिक मारना है, चौथा यही आंसर भी है, ठीक है, चौथा ऑप्शन। In 1931, who recognized that an aromatic compound must have an odd number of pairs of electrons which can mathematically be written as 4n plus 2 where n equal to 0 1 2 3 etc. तो इसका आंसर है एरिच हकेल, एक हकेल रूल करके है, ठीक है। In 1893, which Swiss chemist was the first to understand the molecular structure of inorganic substances, chemical compound that do not contain carbon? इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वर्नर। What type of isomerism exists in compounds containing two or more complexes, each of which contains a different set of ligands that can in principle be replaced with the ligand of the other complex? इसका आंसर हो जाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये सब 11th 12th की केमिस्ट्री पूछ रखी है, तो इस मतलब आउट ऑफ द बॉक्स समझ सकते हो। क्लोव इज एन डैश इंडिकेटर, तो यूनिवर्सल तो है नहीं, ठीक है, केमिकल इंडिकेटर ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, बचा गुस्टेटरी और ओल्फैक्टरी, तो इसका आंसर हो जाएगा ओल्फैक्टरी, ठीक है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, अ सब्सटेंस हुज स्मेल वेरीज व्हेन इट इज मिक्स्ड विद एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं, अगर एसिड में हम इसको डालते हैं तो अलग स्मेल आती है और बेस में डालते हैं तो अलग टाइप की स्मेल आती है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो क्लोव भी क्या है, एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है, यानी क्लोव को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ लौंग बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में लौंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसको एसिड में डालेंगे तो अलग स्मेल आएगी, बेस में डालेंगे तो अलग टाइप की स्मेल आएगी। Which of the following is a strong reducing agent used to reduce aldehydes, ketones, esters, carboxylic acid chlorides, carboxylic acids, and even carboxylate salts to alcohol? इसका आंसर हो जाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन कुछ भी पूछ रखे हैं, 10th लेवल के तो बिल्कुल नहीं है। Identify a dark colored amorphous substance that is highly resistant to microbial action and undergoes decomposition at an extremely slow rate, ठीक है। तो इसका आंसर ह्यूमस हो जाएगा। ह्यूमस क्या होता है, जो खाद होती है ना, जैसे जो पत्ते वगैरह और पेड़ पौधे जो जमीन के नीचे दब जाते हैं उसके बाद जो उनकी खाद बनती है ब्लैक कलर की, उसी को ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। तो ह्यूमस बनता कैसे है, ऐसे ही बनता है ना, हाईली रेजिस्टेंट टू, जब एक बार खाद बन जाती है तो माइक्रोबियल एक्शन उस पर क्या होगा, क्योंकि वैसे बना ही है वो, ठीक है। द डिकम्पोजिशन एट एक्सट्रीमली स्लो रेट, बहुत ही धीरे धीरे बनता है ना, धीरे धीरे डिकम्पोज होता है। इन विच ईयर डिड Langmuir reform the Lewis concept by abandoning the idea of a stable cubical arrangement of the octet
एंड इंट्रोड्यूसिंग द टर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा 1919। Which French chemist was one of the first scientists to synthesize organic compounds such as formic acid, methane and acetylene from their elements? तो पहले जो साइंटिस्ट लोग सोचते थे कि जो ऑर्गेनिक चीजें हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो केवल लिविंग बींग्स में ही पाई जाती हैं, उसको बनाया नहीं जा सकता। लेकिन फिर बाद में कुछ साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना दिया, ठीक है। तो उनमें से एक साइंटिस्ट कौन थे? मार्सेलिन बर्थलोट, ठीक है। What kind of forces arise from transient dipoles in atoms that induce transient dipoles in nearby atoms, produce an attractive force and are significantly only over short distances? तो इसका आंसर हो जाएगा लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस। ये भी 11th-12th का सिलेबस है। अगर साइंस आपकी बहुत अच्छी थी, अगर आपको थोड़ा कुछ याद हो तो रिवाइज कर सकते हैं, वरना छोड़ दीजिए। तो इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप टेलीग्राम पे सर्च करिए एसएससी मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।